नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जहां एक तरफ तो राजधानी लखनऊ के विकास को एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने का दावा योगी सरकार कर रही है और इसके लिए महायोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस संस्था की जिम्मेदारी राजधानी लखनऊ के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने और मानकों, नियमों, नक्शे कानून सम्मत निर्माण की है, और उसी संस्था के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण और घुसखोरी के चलते आज राजधानी लखनऊ पूरी तरह अवैध निर्माणों की अराजकता की चपेट में है। इसी के साथ एक बारूद के ढेर भी बन गए हैं और यहां राजधानी लखनऊ के जोन 2 के आशियाना कोतवाली क्षेत्र में सेक्टर आई के आवासीय भूखंड 1258 पर एक बड़े पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अपना अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो ठीक इसी के बगल में ही एक बड़े रसूखदार भी गहरा खनन कर आसानी से अपना काम शुरू कर रहे हैं और यही सेक्टर जे आशियाना के ही आवासीय भूखंड 1 और 2 पर भी शिकायतों के बाद कार्यवाही अब तक नहीं हो सकी है, जबकि सेक्टर के में आवासीय भूखंड 836 और सेक्टर जी के आवासीय भूखंड M 205 पर सीलिंग के बाद भी अवैध व्यवसायी प्रतिष्ठान बनकर तैयार हो चुका है। वहीं जोन 6 में भी राजधानी लखनऊ के बड़े रसूखदार व्यवसायी ने अशोकनगर में स्थानीय अभियंताओं की मदद से एक बड़ा विशाल व्यवसायी गोडाउन और एक विशाल अपार्टमेंट बना लिया है और आज तक तमाम शिकायतों के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध निर्माणों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी विधायक ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। राजधानी लखनऊ के विकास पर अवैध निर्माणों का ग्रहण, संसाधनों के दुरुपयोग और जान माल की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है। भूमाफियाओं के दबंगों बिल्डरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण यहाँ हो रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि आपके जो विकसित सरोजिनी नगर की जो एक परिकल्पना थी, जो आपका एक सोच था, विचार था, कहीं न कहीं ये चुनौती बन रहे हैं उसके लिए और इस पे सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है? नहीं, स कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। देखिए, अवैध कब्ज़ा होना, अवैध निर्माण होना, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए, नोटिस देके ध्वस्त किया जाना चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते, ना किसी को इस तरह का मैं चाहता हूँ कोई भी प्रश्रय दे कि कोई भी अवैध काम करे। तालाबों पे अवैध कब्ज़ा सबसे निंदनीय कार्य है, रोडों पे अवैध निर्माण बनाना सबसे निंदनीय कार्य है और इसमें मेरा मानना है नगर निगम को पूरी फ्रीडम है कि बिल्कुल नोटिस दें और इसको ध्वस्त करें, हर हालत में ध्वस्त करें। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, आवासीय भूखंड बिना किसी मानचित्र पास कराए, बिना किसी मानक के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो रहे हैं और कागजों में तो कुछ बिल्डिंगें मेरी जानकारी में है जो एलडीए के कागजों में सील हैं, लेकिन सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। कैसे संचालित हो रही हैं, ये विभाग जाने या भगवान का मालिक है। कल को ऐसी कोई दुर्घटना उसमें घटित हो जाए तो विभाग की तरफ से लिखित में दे दिया जाएगा कि हाँ, ये तो बिल्डिंग फला दिनांक को सील कर दी गई थी, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो आम जनमानस की हानि होती है उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। फाइल ठंडे बस्ते में चली जा रही है। ये हाल सिर्फ आशियाना क्षेत्र का नहीं है, ये पूरे शहर का यही हाल है। एलडीए में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि आप शिकायत करिए तो शिकायत की आड़ में एलडीए कर्मचारी उस बिल्डिंग मालिक से वसूली करते हैं जाकर के तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, या तो दीजिए या तो हम सील करें। प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई के नाम पर समन पर्ची जारी कर दी जाती है, समन का समय दे दिया जाता है, लेकिन बिल्डिंग जस की तस रहती है, उसमें ना कोई समन होता है ना कुछ। और समन का जो समय दी जाता है उस दौरान बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, सुचारू हो जाती है। सुमन जी, ऐसा है कि सुदर्शन चैनल के काफी सार्थक प्रयास के बाद भी जोन 6 में अवैध निर्माण का होना जारी है। इसका सीधा सा जीता जागता कारण ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो विभाग के वो जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे स्थानीय जनता हो, ये सब आपस में संलिप्त हैं और ये घुसखोरी ये घुसखोरी के कारण जो है इसमें पैसे दे दे के लोग अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं। इस पे आज तक कोई उचित कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं हो पाई है और अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया
कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये अवैध निर्माण होना कतई नहीं रुकेगा। मेरे पीठ पीछे जो आप निर्माण देख रहे हैं, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की जीती जागती एक मिसाल है और कमोवेश पूरे जोन 2 में ये हालत है कि कदम कदम पे यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं। एक साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, शिकायतें चलती रहती हैं, विभिन्न पदाधिकारी कोर्ट में मामला चलता रहता है, वाद चलता रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार की ये इमारतें, अवैध निर्माण, इनका बनना, इनका संवरना रुकता नहीं। ये बातें ऐसी नहीं है कि यहाँ केवल स्थानीय अभियंताओं को इसकी जानकारी है, बल्कि उपाध्यक्ष हों लखनऊ विकास प्राधिकरण के या अध्यक्ष हों रोशन जैकब, सबकी जानकारी में ये लगातार है और शिकायतें लगातार जारी हैं, खबरें लगातार जारी हैं। बावजूद उसके ये निर्माण क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जैसा कि सूत्र कहते हैं कि केवल और केवल रिश्वतखोरी एक ऐसी बड़ी वजह है जिसके कारण ये निर्माण अभी भी लगातार फल-फूल रहे हैं। अब देखना ये है कि जो लखनऊ को सँवारने की बात होती है, लखनऊ को बचाने की बात होती है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के बड़े सख्त हैं, उच्च न्यायालय इसको लेकर के बहुत दिशा निर्देश दे चुका है। उसके बाद भी अब क्या ये निर्माण अभी भी होते रहेंगे? ये उनके जो अवमानना होती रहेगी कोर्ट की, मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना होती रहेगी या इस पे लगाम लगेगी? अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर आ रही है, जहां के निरीक्षण भवन फतेहगढ़ में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना और मध्यम उद्यम, खादी और ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और उद्योग वस्त्र उद्योग राकेश सचायन ने पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल के 22 क्षेत्रों में MSME पॉलिसी बनाई है, जो मंत्रिमंडल ने पास की है। लघु उद्योग में MSME को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव उसमें रखे गए हैं। लोन देने की प्रक्रिया में पहली बार सरकार ने 15% से 20% और 25% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है। युवाओं के लिए 1 करोड़ के लोन में 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में सब्सिडी का प्रावधान पहली बार योगी सरकार ने रखा है और देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ब्याज में 50% सब्सिडी दे रही हो। इससे बड़ी संख्या में युवा आकर्षित हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार 50 लाख 25 लाख वो लोग सरकार दे रही है और इसी के साथ मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 5 तक का ब्याज रहित ऋण सरकार देगी। बता दें कि नए युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना लॉन्च की है, जिसमें 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है, जिसमें 1000 नौजवानों को 5 लाख तक का ब्याज रहित ऋण देने जा रहा है। इसी के साथ ये योजना इसी दिसंबर महीने में लागू होने जा रही है और 10 साल में 10 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ेंगे। यदि उद्यमी ब्याज रहित 5 लाख का लिया गया तो ऋण 5 साल में बैंक को वापस कर देता है, तो उसको 10 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के पढ़े लिखे नौजवान और जो पैसे के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को आगे रोजगार से जोड़ने के लिए जो हमारे परंपरागत स्किल डेवलपमेंट के जो पढ़े लिखे नौजवान और जो ये पैसे के अभाव में जो काम नहीं कर पा रहे थे, जिनको ये था कि अगर धन होता तो हम काम कर लेते, तो उनके लिए ये स्कीम मील का पत्थर साबित होगी और बहुत अच्छी स्कीम ये अभी लॉन्च की है। सर नो डाउट स्कीम बहुत बढ़िया है, लेकिन बैंक्स आपके हाथ में नहीं हैं। बैंक्स का जो फॉर्म है वो एक नया उद्यमी या नया लड़का भरने के लिए संभव नहीं हो पा रहा है और यहाँ फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो बैंकर्स इस योजना को बिल्कुल नस्तो नाबूद करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसी दिशा में सरकार के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, आपकी का दर्द जायज़ है, आपने सही विषय रखा है और इस पर बैंक की काफ़ी कंप्लेनें मिलती हैं। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोग आवेदन करते हैं बैंकिंग व्यवस्था में, उस पर भी अभी प्रदेश स्तर पर बैंक के अधिकारियों को बैठा के मुख्यमंत्री जी ने, हम सारे MSME के विभाग के अधिकारियों ने बात की है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही तो ज़िले में हमारे GMDIC भी हैं और वहाँ पर जिला जो अधिकारी हैं उनके उसमें उद्योग बंधुओं की भी बैठक होती है और एक जो यहाँ पर बैंक का अधिकारी रहता है उसके माध्यम से उन शिकायतों का निवारण हो सकता है। और जो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसमें बैंक को 100% गारंटी सरकार दे रही है लोन की, तो इस योजना में बैंक का कोई इशू ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें
सरकार ने पूरी गारंटी दी है कि ये सरकार इसकी लायबिलिटी भी ले रही है और वो पैसा अगर लाभार्थी नहीं देगा तो सरकार देगी। तो इस तरह से जो योजनाएं आगे हम लोगों ने युवाओं के लिए चालू की उसमें आपके जो बैंक का एक सिस्टम है इसको भी ध्यान में रखा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ मथुरा में हिंदू स्वाभिमान मंच के बैनर तले हिंदूवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विकास बाजार में गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए विश्व के देशों से इस मामले के हस्तक्षेप करने की मांग की है। मथुरा के विकास बाजार में चल रहे धरना में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म ने शस्त्र को पढ़ा है तो शस्त्र को भी रखा है और धरना में शामिल संत गोविंदानंद तीर्थ जी ने कहा कि ये एक तरह से भारत को संदेश है कि अगर बट के रहेंगे तो एक नहीं रहेंगे। इस समय भारत को दो भागों में बंटने के लिए जिहाद चला रखा है, इसलिए हर हिंदू को एक होने की जरूरत है। असमत लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज इसके विरुद्ध पूरे विश्व में समस्त सनातन धर्म प्रेमी और मानवता प्रेमी में बहुत आक्रोश है। इसी के तहत ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ऐसी नादिरशाही सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, मंदिर मठों को तोड़ा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा इतिहास रहा है, जब सनातन धर्म के एक हाथ में शास्त्र होता है, एक में शस्त्र होता है। जब हमारा शास्त्र से काम नहीं चलता तो हमें शस्त्र भी उठाना पड़ता है। आज वही समय आ गया है। जिस देश में बांग्लादेश जिस दिन बना 24% हिंदू था, आज 8% रह गया। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 12% यहाँ इस्लाम धर्म के लोग थे, आज वो 12 से बढ़ के 22 पे पहुँच रहे हैं। तो वहाँ हिंदू 24 से घट के 8 रह गए हैं। ये एक सोचनीय और निंदनीय विषय है। इसलिए आज और हमारे सनातन धर्म का तो इतिहास है, लोगों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देखिए, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर सब संतों ने, सब लोगों ने, सब हिंदुओं ने यहाँ पर जो रखा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से बांग्लादेश में कत्लेआम किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। नहीं करना चाहिएगा। अगर उसको बांग्लादेश को देखना चाहिए, जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना सकता है, तो 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, उसको उखाड़ के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक हैं, हम तो ये काम नहीं करते। हम तो कत्लेआम किसी पे गोली नहीं चलाते, हम तो किसी के घर मकानों को नहीं तोड़ते। और वो जिस तरह से कर रहा है बांग्लादेश, घोर निंदनीय है। आज का धरना प्रदर्शन इसी बात को लेकर है कि अब हिंदू जग चुका है, ये बंद कर दे अपनी क्रियाकलाप। अगर एक हाथ में अगर हम जो है हिंसा का रखते हैं और अहिंसा के हम पुजारी हैं, वो हिंसा को लेकर चलेंगे तो उस समय दूर नहीं लगेगा कि बांग्लादेश का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ भी देखें, मैं हिंदुस्तान के जितने भी हैं अल्पसंख्यक भाई, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, हम तो उनको पूरा सम्मान देते, हम तो वो नहीं कहते जो बांग्लादेश हमारा, वो भी हमें इसका विरोध करें और नहीं करेंगे तो उनकी भी स्थिति उन्हें भी देर नहीं लगेगी। हम तो यही कहना चाहते हैं, जियो और जीने दो। आप जिस तरह से हमारा देश 140 जनता को, सबको, सब धर्मों को, सब बिरादरियों को लेके चलता है, उसी तरह से वो भी उस पर अमल करे। अमल नहीं करेगा
तो हम भी अपने आप में हर चीज़ के लिए स्वतंत्र। बिल्कुल, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के और जिनमें कृष्णदास को जल्द से जल्द रिहा किया जाए उसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है। अब हिंदू एकत्रित है, अब हिंदू अत्याचार सहन नहीं करेगा, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करे संयुक्त राष्ट्र। बिल्कुल, उसमें यही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो और जितने भी हमारे लोग बंद कर रखे हैं उनको शीघ्र शीघ्र रिहा किया जाए। घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? संभल घटना हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो घटना निंदनीय है, ये सब गलत है और इस तरह से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, सुधर जाए, नहीं तो आगे हिंदू लोग एकत्रित है, सुधार देंगे। अगली खबर बस्ती से आ रही है, जहां की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। बस्ती जिले में हिंदू रक्षा वाहिनी संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जताया। बस्ती जिले के शास्त्री चौक पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए कंपनी बाग तहसील होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से हिंदू संगठन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर उचित कदम उठाए जाने की मांग की। है कि पहली बात तो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र हम हर हाल में है। हम यही चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर सभी लोग को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे रहते हैं भारत देश में, हम एकदम सेफ्टी से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से उनको भी ऐसे होना चाहिए। अगर वहाँ पे जो है बांग्लादेशी है उनको भी हमारे हिंदू भाई को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से रखें। मेरा नाम मोहम्मद आलम चौधरी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आदमपुर मोर्चा से। देशवासियों की तरफ से यही कहना है कि वहाँ आक्रोश नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए और उनको हर हाल में मोहब्बत से ही काम को निपटाना चाहिए। वहाँ के खिलाफ बिल्कुल गलत काम कर रही है, अगर ऐसा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत काम हो रहा है। गलत काम से हम लोग जो है खुश नहीं है और हमारे इस देश के लोग भी खुश नहीं है। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कुछ कहते होंगे, बाकी लोग खुश नहीं है, सभी लोग नाराज रहते हैं। क्या हो रहे हैं हिंदुओं पर? क्या सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग मांग किए हैं कि बांग्लादेश में जो चिन्मय दास हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग जनाक्रोश रैली के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबंधित ज्ञापन दिया गया है और हमारा ये कहना है कि जब तक हमारे में एकता नहीं आएगी, कट्टरता नहीं आएगी, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जब तक कट्टर नहीं होंगे इसी तरह मारे जाएंगे। हमारे अंदर भी एकता होनी चाहिए, कट्टरता होनी चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में जो है कट्टरपंथी लोग जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, अपने ईष्ट के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति नहीं कट्टर होंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं। जैसे मारे जाएंगे इसी तरह काटे जाएंगे। क्या हिंदुओं को एकत्रित होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अब नहीं जरूरी होंगे तो फिर जैसे वहाँ हो रहा वैसे यहाँ भी होगा। वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से जो है हिंदू धर्म गुरु को जो है जेल भेजा गया है, ऐसे प्रधानमंत्रियों को क्या करना चाहिए? ऐसे को तो मार देना चाहिए, तुरंत मार देना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है और अगर गवर्नमेंट हम लोगों को साधु सन्यासी और नागाओं को दे तो हम इतने हैं, इतना काफ़ी है कि बांग्लादेश को अपने आप ले लेंगे। हम इतने साधु सन्यासी नागा हैं हिंदुस्तान में, हम एक होकर के ले लेंगे अगर हमें इजाज़त मिले। आज जो जन आक्रोश के द्वारा जो हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, जैसा कि आप सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि जो बांग्लादेश में खासकर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और पूरा विश्व मौन है, उन्हीं को जगाने के लिए एक हम लोगों ने प्रयास किया है कि सारा विश्व एक हो और हिंदुओं के प्रति जो वहाँ नीचता की पराकाष्ठा को पार करके जो लोग कार्रवाई एक जाति एक समुदाय के ऊपर कर रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए अथवा कड़ी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। इस रैली के आगे की क्या रणनीति बन रही है? अब आगे की रणनीति हम मिलकर के तय करेंगे। जनपद बरेली कॉलेज के प्रांगण में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आए दिन अत्याचार को लेकर बरेली के सभी हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर विशाल सभा का आयोजन किया। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार और कट्टरपंथी को लेकर उनके प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। सभा में जनपद बरेली के कोने कोने से सनातनी हिंदू और सिख समुदाय के लोग और साधु संत और गुरुद्वारे के प्रमुख ने भी अपने अपने विचार
व्यक्त किए। वहीं पूरे विशाल समारोह को हिंदू जागरण मंच के दिग्गज जिलाध्यक्ष अरुण कुमार फौजी की सरपरस्ती में तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता सहित सभी संतों ने सभा में जमकर शिरकत की। यही कहना चाहते हैं, बरेली की जनता, बरेली का हिंदू समाज पूरा बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़ा है और हिंदुओं पे अत्याचार किसी तरह का भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पूरा हिंदू समाज, इस देश का हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़ा है और निरंतर ऐसे ही उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अपनी सरकार ने भी अभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया है हिंदुओं को लेकर। सरकार अपना काम कर रही है और संगठन और हिंदू समाज ये अपना काम करेगा जी। अब आगामी क्या रणनीति है, हिंदुओं को कैसे अगर हमारे वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं किया गया, हमारे जो महंत है उनको नहीं छोड़ा गया, तो हिंदू समाज को फिर कुछ और ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये व्यवस्था है और बहुसंख्यक समाज था वहाँ पर, आज अल्पसंख्यक समाज बन चुका है। अब वहाँ ये नहीं है कोई एक जाति विशेष की बात है, मगर उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए आज भारत पूरा एकजुट है और इसकी खिलाफत करता है। और जरूरत पड़ेगी उन्हें समझाने की अगर बात आएगी तो हमारे यहाँ का युवा, हमारे निसंकोच नहीं लगाएंगे और इनको समझाना भी बहुत जरूरी होता है। मानो कि राम जी ने अपनी रामायण रामचरित महाराज लिख दी है और राम मंदिर बन चुका है। अब शायद लगता है कृष्ण जी की बारी है, वहाँ पर चिन्मय कृष्ण जी महाराज को अरेस्ट किया गया है और कृष्ण का मतलब है कि 100 पाप माफ है, 101 जिस दिन हो गया उस दिन फिर कुछ होना नहीं। उसी परंपरा में उनके जुटे हुए हैं और ये जगह जगह पर आज एक आक्रोश है हिंदुओं के अंदर, सब समाज को लेकर। तो अगली खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां की आरटीओ कानपुर प्रशासनिक राजेंद्र कुमार सिंह और प्रवर्तन दोनों के फर्रुखाबाद पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके साथ ही निरीक्षण कर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एक मुफ्त समाधान योजना सहित विभाग से संबंधित एआरटीओ को दिशा निर्देश दिया गया और बताया गया कि मुफ्त समाधान योजना चलाई जा रही है, जिससे वाहनों पर जुर्माना लगा था उसे माफ कर दिया गया है। छोटे वाहनों को 200 रुपए और बड़े वाहनों को 500 रुपए जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्व वसूली में फर्रुखाबाद प्रदेश में टॉप 5 में वसूली में फर्रुखाबाद 5वें स्थान पर है। सड़क सुरक्षा का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर मोबाइल चलाते वाहनों पर कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे। सभी ट्रांसपोर्टर्स जिनका पुराना बकाया है उस पर सारी शास्ति माफ़ कर दी गई है सरकार के द्वारा। बस ये है कि छोटे व्हीकल जो है उसमें 200 रुपये शुल्क आवेदन शुल्क जमा करें और बड़े व्हीकल 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करें। इसके बाद उनका पेनाल्टी जो है जुर्माना वो इसमें माफ़ कर दिया गया है। ये 3 महीने की योजना है, 6 नवंबर से लेकर के फरवरी तक, 6 फरवरी पर लेकर 5 फरवरी तक। तो इस प्रकार से एक मुफ्त समाधान योजना की समीक्षा करना, सघन प्रवर्तन कार्यवाही हो रही है जिन्होंने कंपाउंडिंग की समीक्षा करना, सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है, हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रंक एंड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाना वाहन चलाते समय, इन सब की समीक्षा की क्या परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू की समीक्षा की कितना राजस्व आया। फर्रुखाबाद के विषय में आपको बताना चाहेंगे यहाँ का राजस्व जनपद का बहुत अच्छा है और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर एआरटीओ सर जो है अक्टूबर में पहले नंबर पर था। अक्टूबर में पहले नंबर पर था, अभी नवंबर में 5वें स्थान पर है। कुल मिलाकर के टॉप 5 में जनपद फर्रुखाबाद का राजस्व रहता है प्रदेश में, तो ये एक अच्छी बात है। जनपद फर्रुखाबाद के अधिकारी और एक समाधान योजना में भी तो इस प्रकार से हमारे निरीक्षण का विषय यही सब है कि राजस्व वृद्धि की जा सके, सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कराया जा सके, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, प्रवर्तन की कार्यवाही सघन हो और सुगम यातायात व्यवस्था जनपद वासियों को, शहरवासियों। यहाँ पर सर स्टाफ की बहुत कमी है हमेशा से, जिसकी वजह से बहुत लेट काम हो पाता है। स्टाफ की कमी है बहुत यहाँ पे से। हाँ, स्टाफ की कमी है। अभी जो है एआरटीओ साहब ने हमको दिया भी है लिख करके, यहाँ पर केवल 5 लोग हैं और स्टाफ की और ज़रूरत है। इसके लिए जो है पत्राचार किया गया है मुख्यालय में और मेरे द्वारा भी एक स्मारक पत्र मुख्यालय भेजा जाएगा कि यहाँ पर 1-2 मीटिंग और आ जाएं, जिससे जो है कार्य सुचारू ढंग से संपादित किया जा सके। इसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देर शाम बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर दबंगों ने लाठी डंडों और बैलेट से हमला कर दिया। वहीं गंभीर हालत में मंडल अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही बीजेपी मंडल अध्यक्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहां महानगर उपाध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए पूरा मामला बताया। आपको बता दें कि बीती रात बीजेपी लाइन पार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चौहान कार्यकर्ताओं से बात कर बूथ कमेटी की मीटिंग पर घर जा रहे थे। तभी अचानक मंडी समिति के गेट पर खड़े कुछ दबंगों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हमला कर दिया। महानगर उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, कुछ लड़के मंडी समिति के गेट पर खड़े थे जिसे मंडल अध्यक्ष ने हटाने को कहा था, लेकिन दबंगों ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ लाठी डंडों और बैल्टों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मंडल अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आई और इसको लेकर एसपी सिटी रणविजय सिंह की जानकारी भी दी गई है। हमारे लाइन पार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चौहान मझोला में अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर बूथ कमेटी के काम करके घर की तरफ जा रहे थे। मंडी समिति के सेकंड गेट पर ये बुलेट से जा रहे थे तो कुछ लड़के खड़े होंगे, उन्होंने कह दिया कि बचिए। तो पता ना उन्हें क्या बुरा लग गया और इनके साथ में वहाँ पे वो एक आध नहीं 10-12 लड़कों ने इनके ऊपर एकदम हमला कर दिया। कोई महिला भी वहाँ पे खड़ी थी और एकदम इंजर्ड कर दिया। सिर में करीब 20 टाँके इनके आ गए। क्या करते हैं? ये डॉक्टर हैं, एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उसकी तहरीर वगैरह दी आप? तहरीर दे दिए। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस मुकदमा पंजीकृत करके और अपना कार्रवाई करने के लिए गई है। हम क्या मांग करते हैं? हम भी चाहते हैं जो अपराधी हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें क्या कोई एक आध पकड़ भी गया? अभी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस गई है वहाँ थाने की, संबंधित क्षेत्र में दबिश दे रही है, फुटेज निकलवा रही है। जो भी इसमें होगा, हमारी मांग है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर हमला होना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये सर प्रकाश नगर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। मंडी गेट पे, गेट नंबर 2 पे कुछ लोग खड़े थे जो पहले से ही वहाँ पे खड़े थे। इन्होंने हॉर्न वॉर्न दिया है, जो हमें पता लगी है, तो इन्होंने कही साइड वूड हट जाओ। तो इतनी इनका कहना हुआ है। उनके साथ एक लड़की भी थी, तो कई जने थे। उन्होंने इन पे हमला कर दिया बेल्टों से। बेल्ट के जो गुत्ते होते हैं और जो समोसे वाली किरचली होती है उससे हमला कर दिया। और उनके पास हथियार भी लगे हुए थे। लगभग कितने लोग होंगे? 15-20 लड़के थे और ज़्यादा ही हो सकते हैं। उनसे कोई पकड़ा गया अभी तक? अभी कुछ नहीं, क्योंकि जी ये 7:50 की घटना है। किसके द्वारा भर्ती कराया गया है? पुलिस के द्वारा? ये पुलिस के द्वारा। और हम लोग जी पुलिस आई थी, सीओ साहब भी आए थे, अर्पित कपूर जी भी आए थे और पुलिस के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और पकड़ा जाएगा आरोपियों को। जिन आरोपियों ने हमला करा है वो उनमें से कोई आरोपी नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है। अभी सीसीटीवी में बाद में जो निकालेंगे पुलिस के लोग, वो सब पता लग जाएगी। अभी तो हमें घर ऐसे सूचना है नहीं। देखिए, आज शाम में देर शाम में एक मारपीट की सूचना SHO मझोला को प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मंडी चौकी क्षेत्र है वहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ एक बाइक पे 3 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने मारपीट की है, उनके सर में चोट आई है। तत्काल हम लोगों ने सूचना पे वहाँ पहुंचकर उनको अस्पताल भिजवाया है। उनका इलाज किया जा रहा है, इलाज हो रहा है। उसमें उनसे तहरीर लेकर के और कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोगों ने अपनी टीम से वहाँ पे आसपास के कैमरे दिखवाए हैं। उस कैमरों की मदद से जो लोग उस बाइक पे थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और हम लोग बहुत जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर इसमें जिन लोगों ने मारपीट की है उनकी पहचान या कुछ हो पाई? मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें कैमरे में 2-3 लोगों की पहचान हुई है। उसमें और अच्छे तरीके से उसकी पहचान करके फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। फर्रुखाबाद में क्राफ्ट विला और सुदर्शन के बैनर तले कन्नौज हस्तशिल्प महोत्सव की शुरुआत हुई। वहीं कन्नौज हस्तशिल्प महोत्सव का समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कन्नौज बोर्डिंग मैदान में क्राफ्ट विला में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई। कन्नौज हस्तशिल्प महोत्सव में सुदर्शन न्यूज चैनल मीडिया पार्टनर के रूप में प्रतिभाग कर रहा है। वहीं क्राफ्ट विला और मीडिया पार्टनर सुदर्शन न्यूज चैनल से सहयोग चल रही
हस्तशिल्प महोत्सव का समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने घूम घूम कर देखा और सराहना भी की। क्राफ्ट बिला के डायरेक्टर सुशील वर्मा ने बताया कि पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए वो इस तरह के हस्तशिल्प महोत्सव का जिलों में आयोजन करते हैं। बच्चों के मनोरंजन से साधने के साथ साथ आम जनमानस यहाँ पर हर तरह की खरीदारी कर सकते हैं और इस तरह के आयोजन से हस्तशिल्प कारीगरों को रोजगार मिलता है और पुरानी परंपरा की नई पीढ़ी जानकारी भी मिलती है। लोग आते हैं उनके लिए इसमें सेल्फी पॉइंट बनाया गया हुआ, हवाई जहाज, आईफिल टावर, बुर्ज खलीफा, ट्विंस टावर और भी बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोग सेल्फी लें, फोटो डालें, फोटो खींचें। महिलाओं के लिए क्या है इसमें विशेष सुविधाएं? महिलाओं के लिए है कश्मीरी शॉल है, ड्राई फ्रूट है, बांस के क्या नाम तुम्हारा, आसाम का बम्बू का आइटम्स है, हैंडमेड कश्मीरी शॉल है, ड्राई फ्रूट है और तुम्हारा साड़ी है, 36 राज्यों का सब मिश्रण एक जगह में आपको मिलेगा। झूले हैं। आप ये प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह प्रदर्शनी लगाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य पुरानी संस्कृति अपनी जिंदा रहे कि जो पहले लगते थे मेले, अब तो मेले वो रही नहीं, अब ये कुछ नया उसमें अपडेट करके इसको लगाते हैं। मतलब आपको उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। जी सर। किस तरह से जो काम हो रहा है इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले। जी। यहाँ नारी सुरक्षा और उसके लिए कोई व्यवस्था है? सिक्योरिटी है, पुलिस चौकी बनी हुई है, बाकी अपने हम लोग खुद रहते हैं, कोई ऐसा बदतमीजी नहीं करते। आप क्या कहना है, किस वजह से ये मेला संचालित करें और क्या उद्देश्य है आपका इसका मेला संचालित करने का? संचालन का उद्देश्य वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत ये कार्य हो रहा है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर बाज़ार में है नहीं मिल पा रही। जैसे कि फर्नीचर हो गया, बहुत ही किफ़ायती दामों में है। फर्नीचर सहारनपुर का नक्काशीदार जो फर्नीचर है, भदोही की कारपेट है, असम का जो हंस का आइटम है वो बाज़ार में जल्दी से नहीं मिल पा रहा। मेन उद्देश्य यही है कि एक जगह पर सारी चीज़ें उत्पन्न करें। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में थाना लालगंज फिलिंग स्टेशन की लूट से जुड़े 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। वहीं कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, घटना में मोटरसाइकिल लूट की धनराशि बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना लालगंज पर मामला दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस की मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये 1/2 की रात को लगभग 3:30 बजे के आसपास थाना लालगंज क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक पेट्रोल पंप में वहाँ 2 व्यक्ति घुस के और जो कैश था उनके पास उसको लूटकर वो फरार हो गए थे। तत्काल इस सूचना पर हमने कई टीमों को एक्टिवेट किया। हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और बहुत तेज़ी से काम करते हुए हमारे जनपद की एसओजी टीम और थाना लालगंज की टीमों ने बहुत बेहतरीन काम किया और जो 3 अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व थे घटना में, उन तीनों लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है, जिसमें कि 2 अभियुक्त रंगीलाल बिंद और नीलय सरकार, इन दोनों लोगों को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि उनके पैर पे गोली लगी है। इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे बचने के लिए उन लोगों ने पुलिस पर फायर झोंका और जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिससे कि वो घायल हो गए। तत्काल दोनों घायलों को अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। और इनके पास से कैश भी बरामद हुआ है, अवैध असलहा भी बरामद हुआ है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुई है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पे हम लोग की विवेचना चल रही है, जांच चल रही है। इसके बारे में आगे उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और तमाम तरह के पहलुओं को उसमें शामिल किया जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद में ग्राम सभा की जमीन पर गाय बांधने को लेकर विवाद हो गया। साथ ही गाय बांधने गई महिला पर दबंगों ने अपने परिजनों के साथ हमला कर दिया और लाठी डंडों से मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आई महिला की बेटी और भतीजी को भी दबंगों ने लाठी डंडों से, लात घूंसों से जमकर पीटा। तो वहीं मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। दबंगों की मारपीट से महिला और 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं थाना जहानगंज क्षेत्र के होरिकपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। पीट मेरे परिवार वालों ने की, औरतों ने और आदमियों ने मिलकर। बात को लेकर झगड़ा हुआ था? गाय के पीछे गाय बांधने गए थे तो औरतें डायरेक्ट कूद पड़ी डंडा लेके और आदमी भी आ गए। मुझे, मेरी मम्मी को, चाचा को, सबको मारा, लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा। जितने भी हम सब घर में थे सबको ही मारा। तो अब क्या है, पुलिस के पास आप आई? हाँ, पुलिस के पास आए। यहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है।
पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, वो बस डांटने में लगी है। अच्छा, आप लोगों को डांटने लगी? जी हाँ। बता रहे पुलिस ने आप ही के लोगों को बैठा लिया अंदर? जी हाँ, बिठाया है, अंदर बैठी हैं मम्मी चाची लोग बैठी हैं, मैं बाहर हूँ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से, जहां की दो भाइयों ने मिलकर अपनी मां और बहन को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के क्षेत्र के सेठा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि जमीन के विवाद में दो भाइयों ने मिलकर अपनी मां और बहन को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने मामले को लेकर जानकारी दी और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जमीनी विवाद, उस ज़मीनी विवाद में इनके जो दो बच्चे हैं, एक इनका लड़का है, एक जो पहली शादी हुई थी उनका लड़का था। और कितने तारीख को था बाबू? 5 तारीख को फाइनल। 5 तारीख कल जो है फाइनल जो है बयान था। तो इसीलिए ये लोग जो है आज रात में घटना किए हैं, करीब लगभग मानकर। अच्छा, कौन से लोग हैं जो घटना की? कौन से लोग हैं जो घटना की है? एक का नाम है करुणाकर, दूसरे का नाम है कमलेश कुमार। भैया हम सुबह फ़ोन किया तो हमारा फ़ोन उठा नहीं। बहन हमारा डेली सुबह फ़ोन करती रही, हम हर काम से छुट्टी पाएँ तो फ़ोन लगाएं, जब फ़ोन नहीं उठा माँ के मुँह स्विच ऑफ आए, बहन का उठा नहीं। तो हम पड़ोस में एक लड़की का नंबर ढूंढ पाए, तो हम उससे कहन बच्चे ले जाओ घरे हमारी बात कराई दियो। वो लड़की दौरी लेके आए, तो जब लेके आए तो रोवे लाग खाए दीदी घर में से धुआं निकलत बा के लौकत नहीं बा, हमरे बहुत डर लागत बा, तू आओ जल्दी। तो जो धुआं के नाव नहीं तो हमारे मन में तुरंत डर बस गया, अपने मामा के पास फ़ोन किया। थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती में सूचना मिली कि सेठा गांव में एक घर में एक कमरे में दो व्यक्तियों की लाश झुलसी हुई है, आग लगी हुई की सूचना मिली। दोनों की पहचान माँ बेटी के रूप में हुई है। उसमें पुलिस फील्ड यूनिट, एसओजी, सर्विलांस सारी टीमें मौके पर पहुंची है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। कुछ नामजद लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पूछताछ के लिए टीमें लगा दी गई है। शीघ्र ही इसका पोस्टमार्टम कराकर मुकदमा लिखाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धार में भी समग्र हिंदू समाज एकजुट होकर आगे बढ़ा है। उदय रंजन मैदान में हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया और इसके बाद एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट प्रियंक मिश्रा को विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन में शामिल हुए संत नरसिंह दास महाराज ने कहा कि समस्त हिंदू समाज संगठित होकर ये विरोध दर्ज करता है कि हम सब एक हैं। ये ज्ञापन जो है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाई बहनों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जो घटनाएं हमारे सामाजिक भाई बहनों पर हो रही हैं, उसके विरोध में है। समस्त हिंदू समाज एक रूपता से, एकजुटता से, संगठित रूप से ये विरोध दर्ज कराता है कि हम सब एक हैं। हम अपने समाजजनों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार, इन सब का विरोध करते हुए उनके सहयोग में कदम से कदम मिला के खड़े हैं। अभी तो हम शासन प्रशासन से अपने ज्ञापनों के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सरकार, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को भी, अन्य देशों की सरकारों को भी इसमें आगे आना चाहिए और जो महिलाओं, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर सनातनी हिंदू समाज एक रूपता से आक्रामक स्वरूप अपनाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर आ रही है, जहां के हजारों हिंदू सड़क पर उतर आए। बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़ने के वीडियो और खबरों से इंदौर के हिंदू समाज आक्रोशित है। वहीं सकल हिंदू समाज के आह्वान पर सुबह सुबह हजारों की संख्या में हिंदू लोग लालबाग पहुंचे। वहीं सड़क मार्ग से लालबाग की ओर अग्रसर हुए इंदौर में हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस जनाक्रोश में महिलाओं को हजारों की संख्या में महिलाएं भी यहां पर मौजूद थी। बता दें कि मातृशक्ति के नेतृत्व में रैली कलेक्ट्रेट पहुंची है और जहां इंदौर जिलाधीश आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। ये आक्रोश उन मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ है
जो अखलाक और उसके जैसे आतंकवादियों के लिए तो बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं। ये आक्रोश यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स पर है, जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप है। ये आक्रोश उनके समर्थन का है जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, शोषित हैं। दुनिया में हिंदू एक हैं और विशेष रूप से अत्याचार के साथ साथ जो कानूनी सहायता वहाँ लोगों को मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही है। तो पूरा सकल हिंदू समाज आज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ मिलकर उनके सांत्वना देने और उनकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, असर भाव से, मन से और एक रूपता की ताकत को बढ़ाने होता है। तो जब हिंदुस्तान में कुछ अत्याचार और दुख होता है तो दुनिया का हिंदू अपनी अपनी जगह प्रदर्शन करता है। आज बांग्लादेश में कष्ट है तो हम उनके साथ हैं। देखिए, आज सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके ज्ञापन पहुँचाया गया है। यहाँ पर मेरे द्वारा ज्ञापन इसको रिसीव किया गया है और इसको उचित कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी टीम ने एक साथ 12 स्थानों पर छापा मारा। 28 वाहनों में कई अधिकारी 6:30 बजे मानवर पहुंचे और बंद कमरों में कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मनावर के सबसे बड़े व्यापारी सहित क्रिकेट सट्टा कारोबार से जुड़े व्यक्ति पर टीम ने छापेमारी की है और वहीं आय से अधिक संपत्ति को लेकर टीम ने घरों, दुकानों और ऑफिस सहित एक पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स विभाग का छापा आय से अधिक संपत्ति को लेकर मारा गया है। कर्नाटक के चिक्कोडी में अधिवक्ता की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं पीजी में ही फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई। बता दें, आत्महत्या का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। चिक्कोडी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, जांच की और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो चलिए, फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।